पटना में जिस तरीके से युवा लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। क्या बिहार में रोजगार मांगना, नौकरी मांगना, मतलब कि उसका जो रिजल्ट है वो यही है, लाठी चार्ज है, क्या है, कैसे इन सभी सवालों को देखिए, लेकिन उसके अंदर लाठी चार्ज होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी समीक्षा करी जा रही है। 3 बच्ची स्कूल से पढ़ करके आ रही थी, कोचिंग से पढ़ करके आ रही थी, बाजार में 3 मनचले युवक उसके साथ छेड़खानी करते हैं। पुलिस अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार तक नहीं की है। तो क्या रुहेल रंजन के क्षेत्र के जो पुलिस है वो बेलगाम हो चुकी है, मनमौजी हो चुकी है? स्नातक महाविद्यालय आपके विधानसभा क्षेत्र में, और उस पर हमको लगता है कि जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से उस महाविद्यालय पे भ्रष्टाचार का आरोप, घूस का आरोप लगते आया है। और एक एक बच्चा से 250-250 रुपया, 300-300 रुपया प्रैक्टिकल के नाम पे वहाँ के प्रिंसिपल ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि परंपरा है, इस परंपरा को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी आपको प्रैक्टिकल में हम पास करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि निशांत जी खुद बीमार हैं, उन लोगों का क्या इलाज करेंगे, स्वास्थ्य विभाग कैसे चलाएंगे? देखिए, जदयू का भविष्य बहुत ही सिक्योर है क्योंकि नई पीढ़ी जदयू में अब आ गई है। निशांत जी की जैसे कि हम बात किए स्टार्टिंग में, दीपक जी की बात की, ना वो कोई निचली सदन के मेंबर हैं, ना वो एमएलए हैं, ना वो एमएलसी, उसके बावजूद भी मंत्री बन गए, कैसे पॉसिबल होता है? कि तेजस्वी जी तो जब विधानसभा में भी आते हैं तो क्या करके आते हैं वो तो सबने देखा है, ठीक से बोल भी नहीं पाते। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एकंगर सराय में और इस्लामपुर के नवनिर्वाचित विधायक रुहेल रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जदयू से विधायक हैं, युवा विधायक हैं। कुछ दिन पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसके पहले नए नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सरकार पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। क्या क्या होने वाला है ये 5 वर्षों में, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ख़ास करके इस्लामपुर को क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। तो देर ना करते हुए इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद अमित जी। नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है, बहुत सारा काम लंबित था, चाहे वो इस्लामपुर की बात करें या पूरे बिहार की बात करें। तो जो काम लंबित था वो कब से मतलब कि प्रारंभ होना स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी मतलब कि ये है, इंतज़ार में है। जी, अगले महीने भर के अंदर आप देखेंगे कि जो भी लंबित काम थे वो अब दोबारा चालू होने लग जाएंगे। चूँकि मंत्री नहीं थे काफ़ी दिनों से सरकार में, तो इस कारण से काम रुके हुए थे और अब चूँकि मंत्री परिषद गठित हो गया है तो अब आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर जो भी नए मंत्री आए हैं वो अपना अपना कार्यभार संभालेंगे और काम चालू हो जाएगा। जो नए नए मंत्री बने हैं रुहेल जी, उन पे क्या बोलते हैं कि परिवारवाद और क्या बोलते हैं कि बड़े बड़े आरोप लगाया जा रहा है अपोजिशन लीडर की तरफ से। तो उस सभी आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? चाहे वो आपके नेता निशांत कुमार जी के बारे में कह दिया जाए या फिर दीपक जी के बारे में कह दिया जाए, लोग बोल रहे हैं कि एनडीए के जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं अपोजिशन लीडर पे कि परिवारवाद है, अब खुद परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी सवालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 मार्च 2026 को हमारे नेता, हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। 4 मार्च से हम लोगों ने निशांत जी को मनाना चालू किया कि आप राजनीति में आएँ और अपना कार्यभार पार्टी और प्रदेश को संभालें। लेकिन उन्होंने बोला कि पहले वो कुछ समय जो भी हमारे जदयू और एनडीए के कार्यकर्ता भाई बहन हैं, बिहार के जो भाई बहन हैं, उनसे वो मिल करके उनकी दिक्कतें जानेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे, उसके बाद वो कोई पद लेंगे। तो 2 महीने से ज़्यादा वो सबसे मिलते रहे, जितने भी हमारे जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के जिला अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे और जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे उनसे मिले। उसके बाद वो यात्रा में भी निकले। तो जब खास करके वो यात्रा में निकले तो उनको सारे लोगों ने बोला कि आप पद लीजिए और जल्द से जल्द सरकार में आइए। हम लोग तो पिछले 2 महीने से कह ही रहे थे, लेकिन जब उनको हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोगों ने बोला तो उनको लगा कि लोगों की बात तो माननी ही पड़ेगी और उसके बाद वो सरकार में आए। जबकि तेजस्वी जी का आप देखें कि तेजस्वी जी तो जब विधानसभा में भी आते हैं तो क्या करके आते हैं वो तो सबने देखा है, ठीक से बोल भी नहीं पाते, स्लिप ऑफ टंग को टंग ऑफ स्लिप बोलते हैं। तो उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और परिवारवाद तब होता है जब पूरा का पूरा परिवार ही इसके अंदर घुसा होता। माननीय पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी का आप देखिए कि कोई और परिवार में दूर दूर तक नहीं है जो राजनीति में है। और अगर आप तेजस्वी जी की बात करें तो उनके भाई बहन और दूर दूर के रिश्तेदार भी राजनीति में हैं। तो परिवारवाद तब लगता है
और निशांत जी तो एक पढ़े लिखे युवा हैं और बहुत ही मेहनत हैं और बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं और वो प्रदेश और पार्टी को बहुत आगे ले करके जाएंगे। वो जनता की डिमांड पर राजनीति में आए हैं और दूसरे आदमी अपने डिमांड पर राजनीति में आए हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, निशांत जी के बारे में लोग सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे कि उनका बॉडी लैंग्वेज हो गया, बहुत करीब से उनको जानते हैं तो आप विशेष रूप से बताएंगे। उनका बॉडी लैंग्वेज हो गया, उनका क्लॉथिंग सेंस हो गया। लोग बोल रहे हैं कि निशांत जी खुद बीमार हैं, उन लोगों का क्या इलाज करेंगे, स्वास्थ्य विभाग कैसे चलाएंगे? देखिए निशांत जी, पहले तो मैं बता दूं कि एक युवा एकदम स्वस्थ हैं ऊपर वाले के दया से और उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और वो बहुत ही साधारण और सरल हैं। जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है कुछ सेकंडों की, वो मार्च के पहले सप्ताह की है, जब वो नए नए राजनीति में आए थे। उसके बाद ऐसा कोई वीडियो दोबारा तो आया नहीं। उसी कुछ सेकंड के वीडियो को जब वो कुछ सोच रहे थे और लोगों की बातें सुन रहे थे, उसको वो बार बार चला करके आज की डेट में भी कर रहे हैं। वो अब आज की वीडियो देखें, जिस तरह से आज वो बात करते हैं, जो व्यक्ति राजनीति में कभी भी नहीं था और 2 महीने के अंदर जो उन्होंने पिक किया है, ये काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं और जिस तरह से यात्रा में वो लोगों से मिले और जो जनता का रिस्पांस था, कोई भी नेता का मापदंड जनता का रिस्पांस होता है। तो जब वो सड़क पे निकले तो जो जनता का रिस्पांस मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो हमेशा साथ था, वो काबिल तारीफ़ था कि इतने कम दिनों में जो भी लोग उनसे मिलने आए वो उनसे प्रभावित होके ही वापस गए। ऐसा और किसी नेता के साथ मैंने नहीं देखा है। तो मतलब कि एनर्जेटिक हैं, वर्किंग मोड में? जी बिल्कुल वर्किंग मोड में हैं और कम शब्दों में अपनी सारी बातें बोलने वाले हैं और काम में विश्वास रखते हैं। आप देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग उन्होंने लिया है, आते ही 1 दिन में उन्होंने हड़कंप मचा दिया। अभी देखिए आगे धीरे धीरे वो क्या क्या करते हैं। अच्छा, 2 दिन पहले की बात की जाए रोहेल जी, पटना में जिस तरीके से युवा लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। क्या बिहार में रोजगार मांगना, नौकरी मांगना, मतलब कि उसका जो रिजल्ट है वो यही है, लाठीचार्ज है, क्या है? कैसे इन सभी सवालों को देखते हैं? देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग गांधी जी के देश से आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मांग रखना स्वतंत्र है वो व्यक्ति। ये स्वतंत्र देश है और अच्छे तरीके से मांग रखना हम लोग तो चाहेंगे हमेशा कि जो भी किन्हीं की मांग हो वो हमेशा रखी जाए। अपनी मांग नहीं रखेंगे तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर लाठी चार्ज होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी समीक्षा करी जा रही है और जो भी अफसर इसमें इन्वॉल्व थे, आप देखेंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत है, जो भी मतलब कि दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई करवाएं। जी बिल्कुल, बच्चों के ऊपर लाठी चलाना कोई बहुत शूरवीरता का काम तो है नहीं। अच्छा, जदयू के ऊपर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री है नहीं, जदयू का जो भविष्य है अधर में है, ऐसा पोजीशन के लोग और खास करके जो मतलब कि दूसरे पार्टी के लोग हैं वो इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। जदयू का जो भविष्य है वो कहाँ पे देखते हैं आप? ये जदयू का भविष्य बहुत ही सिक्योर है क्योंकि नई पीढ़ी जदयू में अब आ गई है। अब अगले 40 सालों के लिए जदयू का फ्यूचर सिक्योर है। जो लोग बोल रहे हैं वो अपना आज का और की स्थिति देख लें और आगे फ्यूचर तो उनका 0/0 सन्नाटा है ही। और आप देखेंगे जदयू बहुत आगे जाएगी क्योंकि अब जदयू की नई जो पीढ़ी है वो आ चुकी है। जदयू आने वाले क्या बोलते हैं कि चुनाव में क्या लगता है इससे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर 30 में विधानसभा चुनाव की बात? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जदयू और बेहतर परफॉर्मेंस करेगी क्योंकि जो युवा हैं वो भी अब जदयू में जुड़ रहे हैं दोबारा और जदयू जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें लेके आएगी हर चुनाव में। आप सोशल मीडिया पे एक खबर ये भी चल रहा है, हालांकि उस खबर को मैंने भी चलाया है, स्नातक महाविद्यालय आपके विधानसभा क्षेत्र में, और उस पर हमको लगता है कि जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से उस महाविद्यालय पे भ्रष्टाचार का आरोप, घूस का आरोप लगते आया है और एक एक बच्चा से 250-250 रुपया, 300-300 रुपया प्रैक्टिकल के नाम पे वहाँ के प्रिंसिपल ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि परंपरा है, इस परंपरा को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा तभी आपको प्रैक्टिकल में हम पास करेंगे। देखिए, आप जिस महाविद्यालय की बात कर रहे हैं उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करूंगा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई वो करें। ऐसा मेरे भी सुनने में आ रहा है आजकल, तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा कि उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये जो मतलब कि कर रहे हैं टीचर सर, ये किसके मतलब कि संरक्षण में कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है कि वो किसके संरक्षण में कर रहे हैं, लेकिन चूँकि अब आपने इस बात को मेरे संज्ञान में ले आए हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अध्यक्ष हैं मैं उनके पास ज़रूर इस बात को रखूँगा और सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। आप ही के विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन पहले घटना घटित हुआ है। 3 बच्ची स्कूल से पढ़ करके आ रही थी, कोचिंग से पढ़ करके आ रही थी, बाजार में 3 मनचले युवक उसके साथ छेड़खानी करते हैं। पुलिस अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार तक नहीं की है।
तो क्या रुहेल रंजन के क्षेत्र के जो पुलिस है वो बेलगाम हो चुकी है, मनमौजी हो चुकी है? देखिए, जैसे ही मुझे इस घटना का पता चला, जब मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने तुरंत यहाँ पे जो डीएसपी हैं उनको तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला और जो भी नवयुवक थे उनको पकड़ने के लिए बोला और मैं उस केस को खुद फॉलो अप कर रहा हूँ। उस केस में पॉस्को एक्ट लगा हुआ है और पुलिस जो संवेदनशील जो व्यक्ति थे जो उनके घर पे रेड कर चुकी हैं सबके और वो इस समय फरार है। उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश करी जा रही है। वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। जब पॉस्को एक्ट लग गया है तो बेल तो होनी नहीं है और ऐसी घटनाएं की मैं सख्त निंदा करता हूं और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो भी ऐसी घटना करेगा वो यहाँ पे रह नहीं पाएगा। अच्छा, बंगाल में भी नया नया सरकार बना है, ठीक है। ममता बनर्जी वहाँ पे पिछले 15 वर्षों से मुख्यमंत्री थी। अभी प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पे बीजेपी ने अपना सरकार बनाया है। कैसे देखते हैं पूरी चुनाव को? लोग बोल रहे हैं कि मशीनरी की जीत है, चुनाव आयोग की जीत है, बीजेपी ने धांधली किया है, तमाम प्रकार के सवाल हैं। देखिए, लोग तो 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीएमसी को वोट किया और करीब 44 दशमलव कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसने भाजपा को वोट किया यानी एनडीए को वोट किया। तो आज की डेट में भी 40% लोग ऐसे हैं जो दीदी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो वो लाजमी है कि वो नाखुश होंगे कि दीदी हार गई हैं। तो 40% लोग अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं और जो मेजॉरिटी है जिन्होंने भाजपा और एनडीए को वोट किया वो तो खुश हैं कि आखिरकार अब एनडीए के सरकार वेस्ट बंगाल में अब आई है और काफ़ी अच्छे काम अब आगे होंगे। क्योंकि जो टीएमसी की सरकार थी पिछले 15 सालों में उसने वेस्ट बंगाल का हाल बहुत बुरा कर दिया था। ना इंडस्ट्री लग रही थी, ना रोज़गार आ रहा था। जो इंडस्ट्री लगी थी वो भी वहाँ से भाग करके और जगह जा रही थी। तो अब वहाँ पे रोज़गार की इतनी कमी हो गई थी कि स्थिति बहुत ही बदहाल थी, जिस कारण से दीदी हारी हैं। और आप देखेंगे कि भाजपा और एनडीए की जो नई सरकार आई है वो काफ़ी काम करेगी और वेस्ट बंगाल को बहुत आगे लेके जाएगी। इनकाउंटर आजकल बहुत हो रहा है बिहार में, ठीक है। जो अपराधी हैं उनका सीधे इनकाउंटर किया जा रहा है और इनकाउंटर पे भी सवाल उठ रहा है कि किसी विशेष जाति को चुन चुन करके मारा जा रहा है। इन सभी सवालों का आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसे सबसे पहले तो जिन लोगों का इनकाउंटर हो रहा है वो बंदूक ले करके अगर पुलिस के ऊपर चलाएंगे तो पुलिस तो जवाबी कार्रवाई करेगी। भाई, उनकी भी जान उनको बचानी है। तो अगर बंदूक लेकर के घूमते हैं तो गलती उन्हीं की है। बंदूक लेकर नहीं घूमना चाहिए, पुलिस पर फायरिंग नहीं करनी चाहिए, तो इनकाउंटर नहीं होगा। देखिए, वैसे भी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। अगर ऐसा कुछ गलत हरकत हो रही होती है और पुलिस ज़बरदस्ती का इनकाउंटर कर रही होती तो उसके बहुत वीडियो अब तक सर्कुलेट हो गए होते। लेकिन चूंकि इसमें संदिग्ध व्यक्ति खुद पिस्टल निकाल के हमेशा पहले पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं आजकल, तो इस कारण से इनकाउंटर बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्या बोलते हैं कि अभी पटना जा रहे हैं, एमएलसी का चुनाव है एक क्षेत्र में, देखिए क्षेत्र का नाम नहीं याद रहा, उपचुनाव है। वहाँ पे क्या माहौल है, जदयू का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है? जी, वहाँ पे कन्हैया जी जो जदयू के कैंडिडेट हैं और एनडीए के कैंडिडेट हैं वो भारी मतों से वहाँ जीतने वाले हैं और 12 तारीख को वोटिंग है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वहाँ के जो भी हमारे वोटर भाई बहन हैं मैं उनको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि कन्हैया जी वहाँ पे जदयू यानी एनडीए से खड़े हैं और 1 नंबर पे उनको 1 का चिन्ह लगा करके उनको अधिक से अधिक मतों से जिताएँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा रुहेल जी आपसे। हमारे भी समझ से परे है, हमारे दर्शक उनके तो समझ से परे है ही। जैसे कि आप चुनाव जीत करके गए हैं, ठीक है, तो आप एमएलए बन गए। निशांत जी की जैसे कि हम बात किया स्टार्टिंग में, दीपक जी की बात की, ना वो कोई निचली सदन के मेंबर हैं, ना वो एमएलए हैं, ना वो एमएलसी, उसके बावजूद भी मंत्री बन गए। कैसे पॉसिबल होता है? जी, इसमें एक नियम है जिसमें बोला जाता है कि अगर आप मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र में मंत्री, कोई भी मंत्री पद अगर आप लें तो संविधान के हिसाब से आपको 6 महीने मिलते हैं इलेक्ट होकर के आने में। तो दीपक जी जब पहले मंत्री बने थे उसके बाद वो 5 महीने मंत्री रहे। 6 महीने हो जाते तो 6 महीने के अंत होने पे या तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है या चुन के आना पड़ता। अब दोबारा मंत्री बने हैं तो उनको फिर से 6 महीने मिले हैं जिसमें कि उनको चुन करके आने का फिर से 6 महीने का वक्त मिला है। तो इस बीच में एमएलसी या एमएलए का चुनाव उनको लड़ना होगा और उसमें जीत करके आएंगे तभी मंत्री कंटिन्यू करेंगे। चाहे वो निशांत जी हो चाहे वो दीपक जी। जी बिल्कुल। हम भी मंत्री बन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर पार्टी चाहेगी। जी बिल्कुल। फिर 6 महीना में मतलब कि हमको ये प्रूव करना होगा कि हमें किसी न किसी क्या बोलते हैं कि सदन के सदस्य बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर लीडरशिप ने आपको अगर जगह दी है मंत्री बनने की तो लेकिन आखिर मोहर जनता ही देती है कि आप आने के लायक हैं या आने के लायक नहीं हैं। चुनाव जीतना ही पड़ेगा। चुनाव तो जी जीतना ही पड़ेगा, तभी मंत्री आगे कंटिन्यू करेंगे।
आखिरी सवाल होगा रुहेल जी, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे इस्लामपुर के भाई बहन हैं, मैं उनको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी आवाज़ विधानसभा में उठा सकूं। और मैं एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा कोई अपना भाई या बहन नहीं है। यहीं के जो भी भाई बहन हैं वही मेरे असली भाई बहन हैं। तो उनके लिए मैं हमेशा लगा हूं और लगा रहूँगा और मेरे तरफ से मेहनत की कभी कमी नहीं आएगी। चलिए, तो हमारे साथ रुहेल रंजन जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। बाकी रुहेल रंजन जी के बारे में और नई सरकार जो गठन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।